हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फर्स्ट ऑनलाइन में। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ यूजीसी नेट 2020 के सिलेबस की। आपको दोस्तों इसमें एग्ज़ाम पैटर्न और कॉमर्स सब्जेक्ट के सिलेबस की जानकारी दी जाएगी। लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन हिट कर लें, जिससे सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो आज मैं आपको कॉमर्स विषय के सिलेबस के बारे में बताऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों कॉमर्स विषय के सिलेबस को जो है वो 10 यूनिटों में बांटा गया है। जैसे पहली यूनिट में क्या है, व्यवसायिक वातावरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। सेकेंड यूनिट में लेखांकन और अंकेक्षण के संबंध में है। थर्ड यूनिट जो है वो व्यवसायिक अर्थशास्त्र के संबंध में है। और फोर्थ यूनिट जो है वो इसमें व्यवसाय वित्त के बारे में बताया गया है। 5 यूनिट में व्यवसायिक सांख्यिकी और शोध विधि है। छठी यूनिट में व्यवसायिक प्रबंध और मानव संसाधन प्रबंध है। और 7 यूनिट में बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं के बारे में बताया गया है। 8 यूनिट में विपणन प्रबंध है। और 9वीं यूनिट में व्यवसाय के कानूनी पहलुओं के बारे में है। और 10 यूनिट जो है वो आयकर और निगम कर योजना से संबंधित है। अब अपन प्रत्येक यूनिट को विस्तार से समझते हैं। तो दोस्तों पहली जो यूनिट है व्यवसायिक वातावरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय, इसको मैंने 4 चैप्टर में डिवाइड किया है, जिसमें पहला चैप्टर है वह है व्यवसायिक पर्यावरण। दोस्तों व्यवसायिक पर्यावरण के अंतर्गत आपको जो है वो व्यवसायिक पर्यावरण, आर्थिक पर्यावरण, राजनीतिक पर्यावरण या वैधानिक पर्यावरण और संरक्षण अधिनियम 2002 और कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी इत्यादि चैप्टर का अध्ययन करना होगा। और दूसरा जो चैप्टर है दोस्तों वो है अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय की अवधारणा। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय की अवधारणा के अंतर्गत जिसमें आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के सिद्धांत है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में सरकार का हस्तक्षेप है, वैश्वीकरण है और विदेश व्यापार नीति इत्यादि का अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है। और तीसरा जो चैप्टर है वो है विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग और भुगतान संतुलन। इसके अंतर्गत आपको विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश है, भुगतान संतुलन है या व्यापार संतुलन इत्यादि का अध्ययन करना होगा। ठीक है। और जो चौथा चैप्टर जो है वो है क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण और विश्व व्यापार संगठन। इस चैप्टर के दौरान दोस्तों आपको क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण है, व्यापार सृजन या निर्माण है या पथांतरण है, क्षेत्रीय व्यापार समझौता, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक दशाएं और विश्व व्यापार संगठन इत्यादि का अच्छे से अध्ययन करना होगा। ठीक है। तो पहली यूनिट में इतना ही है। दूसरी यूनिट में दोस्तों जिसका नाम है लेखांकन और अंकेक्षण, इसको मैंने 4 भागों में विभाजित किया है, जिसमें पहला है लेखांकन और उसकी अवधारणाएं। देखो दोस्तों, लेखांकन और इसकी अवधारणा के अंतर्गत आपको क्या क्या तैयारी करना है। इसमें पहला है लेखांकन, फिर लेखांकन के सिद्धांत है और भारत में जो लेखांकन मानक है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्रमाप है या मुद्रास्फीति लेखांकन है, मानव संसाधन लेखांकन है और पर्यावरण लेखांकन इत्यादि पाठों का आपको अध्ययन करना है। दूसरा है वो है साझेदारी लेखे के अंतर्गत आपको साझेदारी का अर्थ एवं इसकी परिभाषा, साझेदारी फर्म के खाते किस प्रकार रखे जाते हैं, नए साझेदार जब फर्म में प्रवेश करता है तो कौन सी समस्या उत्पन्न होती है, साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु होने की दशा में साझेदारी फर्म के समक्ष कौन सी समस्या उत्पन्न होती है और उनका निवारण कैसे किया जाता है। इसके अलावा साझेदारी फर्म का विघटन है या किसी साझेदार का दिवालिया होना इत्यादि के बारे में आपको अध्ययन करना है। तीसरा जो भाग है वो है निगम लेखांकन। निगम लेखांकन के अंतर्गत आपको कंपनी अधिनियम, कंपनी लेखे जैसे अंशों का निर्गमन है, अंशों का हरण, पुनर्निर्गमन, कंपनी के अंतिम खाते किस प्रकार बनाए जाते हैं। इसके अलावा अंशों का मूल्यांकन, कंपनी का समापन, कंपनी में जो व्यवसाय का क्रय किस प्रकार किया जाता है, कंपनियों का एकीकरण कैसे होता है, कंपनी का आंतरिक पुनर्निर्माण है, सूत्रधारी और सहायक कंपनियों के लेखे इत्यादि पाठों का आपको अध्ययन करना है। चौथा भाग है दोस्तों वो है लागत और प्रबंध के लेखांकन। लागत और प्रबंध के लेखांकन के अंतर्गत आपको लागत लेखांकन, प्रबंध के लेखांकन, सीमांत लागतीकरण, ठीक है, मार्जिन कॉस्टिंग, सम विच्छेद बिंदु विश्लेषण, मानक लागतीकरण या परमाप लागत लेखांकन जो है, प्रक्रिया लागत लेखांकन है, गतिविधि आधारित लेखांकन है, ठीक है, इत्यादि का आपको अध्ययन करना है। उसके बाद दोस्तों चौथा जो है चैप्टर वो है अंकेक्षण और उसकी अद्यतन प्रवृत्तियाँ। अंकेक्षण के अंतर्गत आपको अंकेक्षण है, वित्तीय स्वतंत्र वित्तीय अंकेक्षण है, प्रमाणन है, संपत्तियों का सत्यापन है, दायित्वों का सत्यापन है, संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन है, वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण है, अंकेक्षण प्रतिवेदन है, लागत अंकेक्षण में अद्यतन प्रवृत्तियाँ इत्यादि का आपको अध्ययन करना है। बात करते हैं दोस्तों तीसरी यूनिट की। तो तीसरी यूनिट में मैंने 3 भागों में विभाजित किया तीसरी यूनिट को। इसमें पहला है व्यावसायिक अर्थशास्त्र और मांग विश्लेषण। अच्छा पाठ है दोस्तों ये। इसमें आपको व्यावसायिक अर्थशास्त्र के बारे में,
मांग, मांग का नियम और मांग की लॉज इत्यादि के बारे में आपको अध्ययन करना है। दूसरा है वो है उपभोक्ता और उत्पादक का व्यवहार। इसमें आपको उपभोक्ता व्यवहार, उपभोक्ता संतुलन और उदासीनता वक्र विश्लेषण, उत्पादक व्यवहार, पैमाने के प्रतिफल, लागत विश्लेषण और आगम विश्लेषण इत्यादि का अध्ययन करना है। और तीसरा है वो है बाजार संरचना एवं मूल्य निर्धारण, कि बाजार किस टाइप के होते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता किसे कहते हैं, एकाधिकार प्रतियोगिता किसे कहते हैं, या अल्पाधिकार है, मूल्य संबंधी राजनीतियाँ हैं या रणनीतियाँ हैं इत्यादि का आपको अध्ययन करना है। ठीक है दोस्तों, चौथी जो यूनिट है वो व्यावसायिक वित्त के बारे में है। इसको भी मैंने 4 भागों में विभाजित किया है, जिसमें पहला है वित्त एवं इसके स्रोत। वित्त मतलब पूंजी, व्यापार में पूंजी कैसे प्राप्त करते हैं, वित्त के कौन कौन से साधन हैं। जैसे इसमें आपको वित्त, व्यावसायिक वित्त, वित्त के स्रोत, जोखिम एवं प्रत्याय का मापन है, पोर्टफोलियो प्रबंधन है, परिसंपत्ति प्रतिभूतिकरण है और मुद्रा का समय मूल्य इत्यादि के बारे में अध्ययन करना है। दूसरा भाग है वो है पूंजी संरचना एवं बजटन। इसके अंतर्गत आपको पूंजी संरचना यानी व्यापार में कैपिटल स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है, कौन कौन सी पूंजी होती है। दूसरा उत्तोलक, फिर पूंजी लागत, पूंजी बजटिंग और पूंजी बजटन की विधियाँ इत्यादि का अध्ययन करना है। तीसरा जो है वो है कार्यशील पूंजी और लाभांश नीति। इसके अंतर्गत आपको कार्यशील पूंजी का प्रबंध है, लाभांश है और लाभांश नीति के सिद्धांत इत्यादि का अध्ययन करना है। और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजार। इसके अंतर्गत आपको अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक जो प्रणाली है या विदेशी विनिमय बाजार है, विनिमय दर जोखिम है या हेजिंग तकनीक है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजार है या अंतर्राष्ट्रीय अंतरण है और बहुराष्ट्रीय पूंजी बजटन इत्यादि का आपको अध्ययन करना है। 5वीं यूनिट दोस्तों वो है व्यावसायिक सांख्यिकी और शोध विधियाँ। इसके अंतर्गत जो पहला चैप्टर है वो है सांख्यिकी की मापें। इसके अंतर्गत आपको जो है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जैसे समांतर मात्रे, मध्य का, बहुलक इत्यादि का अध्ययन करना है। फिर अपकीर्ण और विक्षेपण की माप है। फिर विषमता, सहसंबंध और सहसंबंध गुणांक है, प्रतिगमन विश्लेषण है, ये आपको अध्ययन करना है। दोस्तों ये जो यूनिट है ये आपसे रिलेटेड है, फर्स्ट ईयर से, बीकॉम फर्स्ट ईयर से रिलेटेड है। ठीक है, उसका अध्ययन करना है। दूसरा आंकड़ों का एकत्रीकरण और सांख्यिकी विधियाँ, ये भी फर्स्ट ईयर से दोस्तों रिलेटेड है। इसमें आपको आंकड़ों के प्रकार है, आंकड़ों का एकत्रीकरण मतलब अपन डाटा कैसे एकत्रित करते हैं उसके बारे में। फिर संग्रहण की नमूनाकरण है, प्रतिचयन विधि है, नमूनाकरण प्रविधियाँ या प्रक्रिया में विभ्रम है, सांख्यिकी अनुमान है और आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण इत्यादि के बारे में अध्ययन करना है। उसके बाद दोस्तों तीसरा है वो है प्रायिकता, शोध और परिकल्पना परीक्षण। इसके अंतर्गत आपको प्रायिकता प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता बंटन कैसे किया जाता है, शोध कैसे किया जाता है, रिपोर्ट कैसे तैयार की जाती है, परिकल्पना और परीक्षण, प्रसरण विश्लेषण है, काइवर्ग परीक्षण है और मैन वेटनी यू परीक्षण है या एच परीक्षण है या जड़ परीक्षण है इत्यादि का आपको अध्ययन करना है। छठी यूनिट की, तो छठी यूनिट रिलेटेड है व्यावसायिक प्रबंध और मानव संसाधन प्रबंध से। इसके अंतर्गत आपको 5 पाठों का ध्यान रखना है, जिसमें पहला है प्रबंध के सिद्धांत और कार्य। ठीक है, प्रबंध के सिद्धांत और कार्य के अंतर्गत आपको जो प्रबंध की परिभाषा है, प्रबंध के सिद्धांत है, प्रबंध के कार्य, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण और निर्णय इत्यादि का अध्ययन करना है। दूसरा है संगठन संरचना। संगठन संरचना के अंतर्गत आपको संगठन संरचना, अधिकार, उत्तरदायित्व और अधिकारों का प्रत्यायोजन है, विकेंद्रीकरण है, संगठनात्मक संस्कृति की अवधारणा, संगठनात्मक विकास और संगठनात्मक परिवर्तन इत्यादि का अध्ययन करना है। तीसरा है अभिप्रेरण, नेतृत्व और निगम प्रशासन। इसके अंतर्गत आपको मोटिवेशन यानी अभिप्रेरण, नेतृत्व, निगम प्रशासन और व्यावसायिक आचार संहिता इत्यादि का अध्ययन करना है। उसके बाद है मानव संसाधन प्रबंधन एवं नियोजन। इसके अंतर्गत आपको मानव संसाधन प्रबंधन है, मानव संसाधन नियोजन, भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, विकास, उत्तरदायित्व संबंधी नियोजन, व्यक्तित्व, अवबोध या अनुभूति, मनोवेग, अभिवृद्धि, समूह की गतिशीलता, शक्ति और राजनीतिक संगठनात्मक संघर्ष, समझौता या तनाव प्रबंधन इत्यादि का अध्ययन करना है। उसके बाद में 5वां भाग है वो है प्रतिपूर्ति प्रबंध एवं कार्य निष्पादन। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको प्रतिभूति प्रबंध है, आनुषंगिक लाभ है, कार्य मूल्यांकन, मनोबल एवं उत्पादकता, कार्य निष्पादन मूल्यांकन, सामूहिक सौदेबाजी, प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी और औद्योगिक संबंध इत्यादि का अध्ययन करना है। अगर 7वीं यूनिट की, तो 7वीं यूनिट जो दोस्तों वो है बैंकिंग से रिलेटेड है। ठीक है, बैंकिंग और वित्तीय संस्थाएं। इसको मैंने 4 भागों में विभाजित किया है, जिसमें पहला है बैंक और इसके प्रकार।
ठीक है। तो इसके अंतर्गत आपको वित्तीय प्रणाली, बैंकों के प्रकार, बैंक कितने प्रकार के होते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक और बैंकिंग प्रणाली के प्रकार इत्यादि का अध्ययन करना है। दूसरा जो है वो है भारत में बैंकिंग सेक्टर में सुधार। भारत में बैंकिंग सेक्टर में किस हिसाब से सुधार हुआ है, जिसमें बैंकिंग सेक्टर में सुधार, गैर निष्पादित संपत्तियां, जोखिम प्रबंधन, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं का डिजिटलीकरण और ई बैंकिंग इत्यादि के बारे में सीखना है। तीसरा है वित्तीय बाजार एवं संस्थाएं। इसके अंतर्गत आपको वित्तीय बाजार, भारत में स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, जैसे सेबी है ना, वो भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी है। वित्तीय संस्थाएं, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड और भारत में वित्तीय क्षेत्र में सुधार इत्यादि के बारे में आपको अध्ययन करना है। चौथा है बीमा। बीमा के अंतर्गत आपको बीमा के प्रकार है, जोखिम है, पुनर्बीमा है, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण इत्यादि के बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करना है। ठीक है दोस्तों, करते हैं 8 यूनिट की। तो 8 यूनिट वो है मार्केटिंग से रिलेटेड है, विपणन प्रबंधन। विपणन प्रबंधन के अंतर्गत इसमें मैंने 3 भागों में विभाजित किया है, जिसमें पहला है विपणन के सिद्धांत। ठीक है, विपणन के सिद्धांत में आपको विपणन माध्यम, विपणन मिश्रण, राजनीतिक विपणन नियोजन, उपभोक्ता व्यवहार, बाजार विखंडीकरण या बाजार विभक्तीकरण, लक्ष्य एवं स्थिति इत्यादि का अध्ययन करना है। दूसरा है सेवा विपणन और विपणन की प्रवृत्तियाँ। इसके अंतर्गत आपको सेवा विपणन की प्रवृत्तियाँ, ग्राहक संबंध परिवर्धन, संभार प्रबंधन और विपणन अनुसंधान इत्यादि के बारे में अध्ययन करना है। और तीसरा है विपणन संबंधी निर्णय। विपणन संबंधी निर्णय के अंतर्गत आपको विपणन संबंधी निर्णय, उत्पाद संबंधी निर्णय, कीमत संबंधी निर्णय, संवर्धन संबंधी निर्णय, वितरण संबंधी निर्णय और मध्यम प्रबंधन इत्यादि का अध्ययन करना है। बात करते हैं यूनिट 9 की। ये रिलेटेड है दोस्तों व्यवसाय के कानूनी पहलुओं के बारे में। इसके अंतर्गत आपको 4 पाठों का अध्ययन करना है, जिसमें पहला है भारतीय अनुबंध या संविदा अधिनियम। इसके अंतर्गत आपको भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की तैयारी करनी है, जिसके अंतर्गत अनुबंध, सहमति, अनुबंध की समाप्ति या अनुबंध भंग या अर्ध अनुबंध और विशिष्ट अनुबंध के बारे में विस्तार से आपको अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा है निगम और फर्म संबंधी कानूनी पहलू, फर्स्ट है। इसके अंतर्गत आपको कंपनी जो है, कंपनी अधिनियम है, प्रबंधन है, कंपनी की सभाएं हैं, कंपनी का समापन किस प्रकार होता है, सीमित देयता साझेदारी है या प्रतिस्पर्धा अधिनियम है और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग इत्यादि के बारे में विस्तार से जानना आवश्यक है। ठीक है। तीसरा है व्यापार और फर्म संबंधी कानूनी पहलू, सेकंड है। ठीक है। इसके अंतर्गत आपको सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2004 है, बौद्धिक संपदा अधिकार इत्यादि का अध्ययन करना है। चौथा है माल और सेवा संबंधी कानूनी पहलू। इसके अंतर्गत आपको वस्तु विक्रय अधिनियम 1930, विनिमय साध्य विलेख अधिनियम, पराक्रमण और समुदेशन अधिनियम, वस्तु एवं सेवा कर मतलब जीएसटी और समाहितीकरण योजना इत्यादि का अध्ययन करना है। तो इतना दोस्तों आपको 9 यूनिट के अंतर्गत तैयार करना है। तो दोस्तों अब बात करते हैं लास्ट 10 यूनिट की, जो रिलेटेड है इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स से। ठीक है। तो इसको मैंने 2 भागों में विभाजित किया है। पहला है आयकर की मूलभूत अवधारणाएं। दोस्तों आयकर की मूलभूत अवधारणाओं के अंतर्गत आपको आयकर के बारे में, निवास स्थिति और कर भार के बारे में, और कर मुक्त आय कौन कौन सी है, और विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत कर योग्य आय की गणना किस प्रकार की जाती है, जैसे सैलरी हेड है या हाउस प्रॉपर्टी है, पीएनपी है, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज इत्यादि भागों के अंतर्गत कर योग्य आय की गणना किस प्रकार की जाती है। फिर सकल कुल आय में से दी जाने वाली कटौतियाँ कि किसी करदाता को धारा 80 के अंतर्गत कौन कौन सी कटौतियाँ दी जाती है, उनका अध्ययन करना है। व्यक्तियों एवं फर्म की कर योग्य आय की गणना किस प्रकार की जाती है, और उद्गम स्थान पर कर की कटौती के संबंध में कौन कौन से प्रावधान है। ठीक है। और उद्गम स्थान पर कर का संग्रह कौन सी सरकार करती है, कर का अग्रिम भुगतान कैसे किया जाता है इत्यादि का आपको अध्ययन करना है। दूसरा है कॉर्पोरेट टैक्स, निगम कर। तो निगम कर इसको मैंने बांटा है निगम कर, नियोजन और अंतर्राष्ट्रीय कराधान के रूप में। तो इसके अंतर्गत आपको कर नियोजन, निगमीय कर योजन, कर प्रबंधन, कर चोरी, कर बचाव, विशिष्ट व्यावसायिक स्थितियों में कर विचारण, अंतर्राष्ट्रीय कराधान और हस्तांतरण कीमत इत्यादि का आपको अध्ययन करना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको हर यूनिट से संबंधित, पहली यूनिट से अपन स्टार्ट करेंगे, तो पहली यूनिट के बारे में हर टॉपिक के बारे में आपको विस्तार से हल करवाऊंगा। उसके अलावा मॉडल प्रश्न पत्र है या गत वर्षों में जो
पर्सन आए हुए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, उनके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो हमारा एक भी वीडियो मिस ना करें और बने रहिए हमारे चैनल स्टडी फर्स्ट ऑनलाइन पर।